मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो ईरान इस वक्त सिर्फ सड़कों पर नहीं जल रहा है, ईरान भीतर से सुलग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि एक रात या कुछ पल में ईरान की हालत ऐसी हो गई है? यह सुलगन आज की नहीं है, यह दशकों से जमा हुआ गुस्सा है जो अब विस्फोट की शक्ल ले रहा है। तेहरान से लेकर मशहद, इस्फहान से लेकर तबरीज तक नारे सिर्फ महंगाई के नहीं, नारे अब पूरे सिस्टम के खिलाफ है। और यही बात इन विरोध प्रदर्शनों को पिछले सभी आंदोलनों से अलग बनाती है। ईरान में आम लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान में पहली बार प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि ईरान में विरोध प्रदर्शन का इतिहास क्या रहा है और अब ईरान के पास कैसे विकल्प बचे हुए हैं। ईरान में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका भी बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को समझौता करने या हमला झेलने के लिए तैयार रहने को चेतावनी दे रहे हैं। और इसे देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है। अमेरिका और ईरान का दुश्मनी पुरानी। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी पुरानी है। आयतुल्लाह खामनेई के सरकार में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान आंदोलनों और प्रदर्शनों का गवाह रहा है। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते दुश्मनों से भरे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल कहा तो ईरान ने अमेरिका को ग्रेट सैटर्न। 2015 में ओबामा के दौर में परमाणु समझौता हुआ जिससे ईरान को थोड़ी राहत मिली। तेल बेचा, डॉलर आया, लोगों को लगा कि अब हालात सुधरेंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ दिया, पाबंदियां लौटी और इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्ती थी, क्योंकि आर्थिक पाबंदियों से परेशान ईरान की जनता कई बार महंगाई और आदि को लेकर सड़कों पर उतरती रही है। लेकिन इस बार के प्रदर्शन हिंसक और जानलेवा है। इसकी वजह ईरान के अंदर पैदा हुआ आर्थिक और सामाजिक दबाव और अमेरिकी चेतावनियां या प्रदर्शनकारियों को वहां से मिला प्रदर्शन है। इस वजह से ईरानी सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित है। ईरान के सामने सीरिया का उदाहरण भी है, जहां बशर अल असद की सत्ता को एक संगठित विद्रोह ने नेस्तनाबूद कर दिया था। सीरिया से केवल असद को ही नहीं बल्कि रूस और ईरान को भी भागना पड़ा। ईरान में आजकल हो रहे विरोध प्रदर्शन पिछले साल 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। उस दिन तेहरान के मशहूर ग्रैंड बाजार में दुकानदारों ने ईरानी मुद्रा रियाल की डॉलर के मुकाबले आई भारी गिरावट के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। पहले ये केवल व्यापारियों का प्रदर्शन था, लेकिन बाद में इसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल होते गए और यह देश के छोटे बड़े शहरों में फैल गया। ट्रंप की रणनीति, मैक्सिमम प्रेशर। अमेरिका यहाँ विलन बनाया जा रहा है, कह भी रहे हैं लोग, लेकिन ईरान के मामले में भी ईरान की नीतियां ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ट्रंप की रणनीति शुरू से साफ रही है, मैक्सिमम प्रेशर बनाना, अर्थव्यवस्था को इस हद तक तोड़ दो कि या तो सरकार झुके या जनता खुद सरकार को उखाड़ फेंके। और ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति एकदम साफ है। ट्रंप सीधे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध का डर बनाकर रखना चाहते हैं। परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी, प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन, दुनिया को यह संदेश है कि ईरान अब सुरक्षित नहीं है। और यही वह मॉडल है जो अमेरिका वेनेजुएला में अपनाना चाहता था। वह कुछ हद तक बांग्लादेश जैसे देशों में देखा गया। अंदर से अस्थिरता, बाहर से दबाव बनाई गई। खामनेई की आंतरिक रणनीति, वही दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की आंतरिक रणनीति की बात करें तो खामनेई जानते हैं कि अगर उन्होंने कमजोरी दिखाई तो सिस्टम ढह सकता है। इसलिए उनकी रणनीति 3 हिस्सों में बटी है। पहला, कठोर दमन, सुरक्षा बल, रिवोल्यूशनरी गार्ड, इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां, सूचना पर कंट्रोल। दूसरा, सीमित राहत, थोड़ा कैश ट्रांसफर, कुछ सब्सिडी, लेकिन असली सुधार नहीं। और तीसरा, राष्ट्रवाद और दुश्मन का डर, लोगों को यह बताना है कि यह आंदोलन नहीं, विदेशी साजिश है। मौत के आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? जब इतने ही क्लियर है खामनेई, तो मौत के आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि सच सामने आ गया तो सिस्टम की नैतिक वैधता खत्म हो जाएगी। सरकार 100 सुरक्षा कर्मियों की मौत मानती है, लेकिन आम नागरिकों की मौत पर चुप भी है। आंकड़े 2500 पार है, पर खामनेई कुछ भी नहीं बोलते। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या सैकड़ों नहीं 2500 से ज्यादा हो सकती है। अगर ये आंकड़ा आधिकारिक हो गया तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी देशों को खुला हस्तक्षेप का मौका मिल जाएगा।
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्यों कमजोर हुआ? ईरान की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, उसकी ताकत थी उसके प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह, हुती। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने एक एक करके इन सभी को कमजोर किया। गाजा तबाह हुआ, हिजबुल्लाह पर लगातार हमले हुए, हुती आर्थिक संकट में। 12 दिन के इजराइल ईरान संघर्ष ने ईरान की सैन्य और आर्थिक दोनों कमर तोड़ दी और आज ईरान अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान की आंतरिक स्थिति क्या कहती है? राजनीतिक नेतृत्व अभी एकजुट दिखता है, सेना में विद्रोह नहीं है, लेकिन जनता और सत्ता के बीच खाई अब तक बहुत गहरी हो चुकी है। युवा पीढ़ी इस्लामिक क्रांति से जुड़ाव नहीं महसूस करती, उसे नौकरी चाहिए, आजादी चाहिए, भविष्य चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, पूर्ण दमन और सैन्य शासन, लेकिन यह अस्थायी होगा। दूसरा, अमेरिका से समझौता कर ले जिसमें सत्ता संरचना बदले लेकिन सिस्टम नाम का रहे। तीसरा, आंतरिक विस्फोट जो सीरिया जैसा भी हो सकता है और सोवियत यूनियन जैसा भी। ईरानी रियाल की रसातल में जाती कीमत। ईरानी रियाल की कीमत गिर रही है और यह कोई समस्या नहीं थी, बल्कि यह लंबी समय से चली आ रही कई गंभीर समस्याओं की कड़ी थी। ईरान पहले से ही पानी की कमी, बिजली कटौती, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था। इससे आम ईरानी का जीवन बहुत कठिन हो गया था। लेकिन 2018 में लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों ने हालात को और भी खराब कर दिया। इसने लाखों ईरानियों की जिंदगी को प्रभावित किया। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत हटाए गए संयुक्त राष्ट्र की सभी पाबंदियों को सितंबर 2025 में फिर से लागू कर दिया था। इससे ईरान में खाद्य महंगाई 70% से ज्यादा हो गई। दिसंबर में ईरानी मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई। लोगों का सरकार से भरोसा उठने लगा। उन्होंने भरोसा नहीं रखा कि सरकार बिगड़ती अर्थव्यवस्था सुधार पाएगी। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने विरोध शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि देश की आर्थिक हालात पर वो कुछ नहीं कर सकते। उनका यह बयान ईरान के हालात बताने के लिए काफी था। ईरान में हालात पिछले साल उस समय और खराब हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों की मदद करने और ईरान पर हमले की बात दोहराई। लोगों के प्रदर्शन पर ईरानी सरकार का रुख। प्रदर्शन शुरू होने के बाद ईरान की सरकार ने लोगों की नाराजगी शांत करने के लिए कुछ आर्थिक सुधारों की घोषणा की। इनमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर को बदलना और जरूरी सामान के आयातों पर लगने वाले शुल्क को खत्म करना शामिल था। इसके बदले सरकार ने हर व्यक्ति को हर महीने करीब $7 मासिक की नकद देने का वादा किया, लेकिन सरकार के कदम लोगों के गुस्से को कम नहीं कर सके। जैसे जैसे लोगों का विरोध बढ़ा, वैसे वैसे सरकारी सुरक्षा बलों का दमन भी बढ़ा। सरकार ने 8 जनवरी के बाद कम्युनिकेशन करीब करीब बंद कर दिया, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर पाबंदियां लगा दी और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कितने आम लोगों की मौतें हुई हैं, इसका कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं, लेकिन सरकार ने माना है कि अब तक 100 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसियों ने इसके दावे को झूठा साबित किया है। एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया था कि मरने वालों की संख्या करीब 2000 हो सकती है या उससे अधिक। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब ईरानी सरकार ने सख्त कदम उठाए हो, लेकिन इस बार फर्क यह है कि सरकार के पास आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है, भले ही वह इस आंदोलन को दबाने में सफल क्यों ना हो जाए। आंदोलनों से जनता को मिली राहत। इससे पहले हुए आंदोलनों के बाद ईरान की सरकार ने लोगों को कुछ राहत देने की कोशिशें की थी। 2009 के बड़े प्रदर्शनों के बाद ईरान ने पश्चिम देशों से बातचीत कर परमाणु समझौता किया। 2019 में आर्थिक कारणों से हुए आंदोलनों के बाद सरकार ने सब्सिडी जारी रखी। 2022 में महिलाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के बाद कुछ सामाजिक नियमों में ढील दी गई, लेकिन आज ईरान की सरकार के पास आर्थिक समस्याओं को हल करने के ज्यादा विकल्प नहीं दिखते और इससे ये एहसास पैदा हो रहा है कि सरकार एक तरह अपने अंत की ओर बढ़ रही है। और इसकी वजह यह है कि ईरान केवल आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी दबाव में भी परेशान है। उसकी परेशानी ये भी है कि उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नॉन स्टेट एक्टर काफी कमजोर पड़ चुके हैं। अक्टूबर 2023 में हुए हमले के बाद से इजराइल ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल नॉन स्टेट एक्टर को चुन कर निशाना बनाया। इसमें गाजा का हमास, यमन के हुती और लेबनान का हिजबुल्लाह शामिल है।
इजराइल के साथ पिछले साल जून में हुए 12 दिन के युद्ध से भी ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा है, वह कमजोर हुआ। ताजा विरोध प्रदर्शन को विशेषज्ञ उस 12 दिन के युद्ध का अगला चरण मान रहे हैं। ईरान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व व्यवस्था एकजुट दिखाई दे रहा है। सेना में किसी बड़े विद्रोह की खबर नहीं है, लेकिन गहराते आर्थिक संकट और बाहरी हस्तक्षेप की आशंका के बीच ईरान के पास रणनीतिक विकल्प बेहद कम होते जा रहे हैं। बड़ा सवाल, ईरान बचेगा या होगा बर्बाद? और इस बीच सवाल ये उठता है कि ईरान बचेगा या बर्बाद होगा। इसका जवाब सड़कों पर है। अगर प्रदर्शन थमे नहीं, अगर अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं और अगर बाहरी दबाव बढ़ता गया तो ईरान वैसा नहीं रहेगा जैसा हम और आप जानते हैं। यह सिर्फ ईरान की संकट नहीं है, यह पूरी मिडिल ईस्ट की दिशा तय करेगा। और ये दुनिया देख रही है, एक इस्लामिक गणराज्य अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।